जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए कर रहे हैं टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है, आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि आंखों में वह पतली झिल्ली जिसके माध्यम से प्रकाश का प्रवेश होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेत्रपटल या कॉर्निया कहते हैं। नेत्रपटल या कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग होता है या एक पतली झिल्ली है जिसके माध्यम से प्रकाश सबसे पहले आंख में प्रवेश करता है या प्रकाश को अपवर्तित करके उसे पुतली और लेंस की और भेजता है। कॉर्निया आंख के फोकसिंग पावर का लगभग 2/3 हिस्सा प्रदान करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है, यह आपसे पूछा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्वात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव्स यांत्रिक तरंगे होती हैं। इन तरंगों के संचरण के लिए कणों वाला माध्यम आवश्यक होता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस। निर्वात में कोई कण नहीं होते, इसलिए वहां ध्वनि का संचरण असंभव। यही कारण है कि अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं सुनाई देती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा किस प्रक्रिया से होता है। जिस प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है। आपसे पूछा क्या कहलाता है। पौधों में पानी का अवशोषण मूल रोम द्वारा जिस प्रक्रिया से होता है वह कहलाती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परासरण कहते हैं उसे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। परासरण एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें जल अणु कम सांद्रता वाले बिलियन से अधिक सांद्रता वाले बिलियन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से प्रभावित होती है। पौधों में यह प्रक्रिया मूल रोम द्वारा मिट्टी से पानी अवशोषित करने में कार्य करती है। मूल रोम की कोशिकाओं का द्रव मिट्टी के घोल की अपेक्षा अधिक सांद्र होता है, इसलिए जल मिट्टी से अंदर की ओर प्रवेश करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा कि फूलों के अंडाशय के अंदर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचना को क्या कहा जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीजांड कहा जाता है उसे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बीजांड कहा जाता है उसे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय फूल के स्त्रीकेसर का निचला भाग होता है। इसके भीतर पाई जाने वाली छोटी मनके जैसी संरचनाएं कहलाती हैं बीजांड। प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। निषेचन के बाद यही बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है और अंडाशय फल बन जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वह क्या है। आपसे पूछा कि प्लाज्मा जो रक्त का एक संगठक है वह क्या है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द्रव है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है या रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें पानी लगभग 90 से 92%, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनियोजन, खनिज, लवण और अपशिष्ट पदार्थ घुले होते हैं। यही द्रव घटक रक्त कोशिकाओं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को पूरे शरीर में प्रभावित करने में मदद करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है। आपसे पूछा कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सी है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमलगम वह मिश्र धातु है जिसमें पारा किसी अन्य धातु के साथ मिलकर धात्विक मिश्रण बनाता है। पारा एकमात्र तरल धातु है जो कच्छ तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है या सोना, चांदी, तांबा, जस्ता आदि के साथ अमलगम बनाता है। जन चिकित्सा में भी पारा सिल्वर अमलगम का उपयोग दांतों की भराई के लिए किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक
आनुवांशिक विकार है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, थैलेसीमिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। यह रोग माता पिता से संतानों में जीन के माध्यम से स्थानांतरित होता है। इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। परिणाम स्वरूप शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन सही ढंग से नहीं हो पाता, जिससे एनीमिया जैसे लक्षण दिखते हैं। यह ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का आनुवंशिक रोग है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? आपसे पूछा है कि पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन पौधों के लिए एक अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। या पौधों में प्रोटीन, अमीनो अम्ल, क्लोरोफिल और न्यूक्लिक अम्ल के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। पौधे नाइट्रोजन को मिट्टी से नाइट्रेट या अमोनियम आयन के रूप से अवशोषित करते हैं। नाइट्रोजन की कमी से पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वृद्धि रुक जाती है और प्रोटीन संश्लेषण घट जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा हार्मोन लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है? आपसे पूछा कि कौन सा हार्मोन लव हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सीटोसिन कहलाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर है जो मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में बनता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इसे लव हार्मोन या बॉन्डिंग हार्मोन कहा जाता है क्योंकि यह स्नेह, विश्वास, मातृत्व व्यवहार तथा सामाजिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। यह प्रसव के समय गर्भाशय संकुचन और दूध स्त्राव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है? आपसे पूछा कि एक ही तत्व के समस्थानिकों में क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समान प्रोटॉन संख्या, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समस्थानिक वह परमाणु होते हैं जिनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, इसलिए इनका परमाणु क्रमांक समान होता है पर परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? आपसे पूछा कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संयोजकता इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जब हम आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि प्रत्येक अगले तत्व में एक नया ऊर्जा स्तर जुड़ जाता है। धात्विक गुण बढ़ते हैं। नीचे जाने पर बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ना आसान होता है। कोषों की संख्या बढ़ती है। हर अगले तत्व में एक नया इलेक्ट्रॉन स्तर जुड़ता है लेकिन संयोजकता समूह के सभी तत्वों में समान रहती है क्योंकि सभी में बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टाइटेनियम। टाइटेनियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व वह होते हैं जिनके परमाणु स्वतः विकिरण उत्सर्जित करते हैं जैसे अल्फा, बीटा या गामा किरणें। प्लूटोनियम, यूरेनियम और थोरियम ये सभी प्राकृतिक रेडियोधर्मी तत्व हैं जिनका उपयोग परमाणु ऊर्जा और परमाणु हथियारों में किया जाता है, जबकि टाइटेनियम एक सामान्य स्थिर धातु है जो रेडियोधर्मी नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे? अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है? आपसे पूछा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां पर रखा गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बाईं ओर। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बाईं ओर।
आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इसमें तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि धातुएं मुख्यतः बाईं ओर और मध्य भाग में पाई जाती हैं, अधातुएं दाईं ओर स्थिर होती हैं, उपधातुएं धातु और अधातु के बीच की तिरछी रेखा यानी कि जिगजैग लाइन पर स्थिर होती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टिटनेस जो कि जीवाणु से होता है, एकदम सही है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, या भी सही है। टाइफाइड जीवाणु से होता है, परंतु खसरा जो जीवाणु से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। खसरा एक वायरस जनित रोग है, ना कि जीवाणु जनित। इसका कारण है मीजल्स वायरस। यह रोग मुख्य रूप से श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है और बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण जो है बुखार, खांसी, लाल दाने और आंखों की लालिमा इसके लक्षण हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अधातु इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अधातुएं ऐसे तत्व हैं जो तीनों अवस्थाओं यानी कि ठोस, द्रव और गैसों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर ठोस धातु कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। द्रव धातु ब्रोमीन। गैसीय धातु हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इस प्रकार अधातुएं ही एकमात्र समूह है जो तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्स किरणें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनका तरंग दैर्घ्य लगभग 10-8 से 10⁻12 मीटर के बीच होता है। इनकी ऊर्जा अधिक और भेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। इनका उपयोग चिकित्सा निदान में जैसे हड्डियों की जांच, सुरक्षा स्कैनर और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है। आपसे पूछा है कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तन्यता कहलाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। यह गुण धातुओं के धात्विक बंधन के कारण होता है, जहां इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और परमाणु परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। उदाहरण के तौर पर तांबा और एल्युमिनियम अधिक तन्य धातु हैं। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबा पतला तार बनाया जा सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं। आपसे पूछा है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वह तत्व जिसमें 2 सबसे बाहरी कोश अधूरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। इन तत्वों में 2 सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक कोश अधूरे रहते हैं। ये आवर्त सारणी के मध्य भाग 3D, 4D, 5D, 6D ब्लॉक में पाए जाते हैं। सामान्यतः ये तत्व धातु होते हैं और इनमें रंगीन यौगिक बनाना, परवर्ती संयोजकताएं, चुंबकीय गुण जैसे विशेष गुण पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर Fe यानी कि लोहा, C यानी कि तांबा, Ni मतलब निकल, Cr क्रोमियम या मैग्नीज आदि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं का गुण नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातुओं का गुण नहीं है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वे कॉपर की तरह अच्छे चालक होते हैं। उपधातुएं वह तत्व हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर बोरान, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम आदि। इसमें से अधिकांश अर्धचालक होते हैं, यानी ये विद्युत का आंशिक संचालन करते हैं। इसमें धात्विक चमक होती है और ये द्विमुखी ऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन ये कॉपर जैसी अच्छे चालक नहीं होते। यही इनका असत्य गुण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे।
अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब। आपसे पूछा इनमें से कौन सा विकल्प सही है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है माता पिता शुद्ध प्रजनन है। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी प्रसिद्ध आनुवंशिकता के सिद्धांत मटर के पौधों पर प्रयोग करके दिए थे। उनके 3 प्रमुख नियम है, विभाजन का नियम, स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, समान प्रभुत्व का नियम। ये नियम तभी सही रूप से लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन वाले हों, यानी उनके जीन समान हो, जैसे टी कैपिटल या टी टी स्मॉल, और संबंधित लक्षण स्वतंत्र रूप से पृथक हों। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हो। और बताइए 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।